A very special good morning to all of you. Welcome back to my channel Study with Abhiman. आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए यानी 2023 के लिए साइंस में फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट 4 लेकर आया हूँ। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है मापन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मेजरमेंट। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बता दूं कि इससे पहले मैंने इस चैप्टर के टोटल 3 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये भी बता दूं कि इन तीनों पार्ट्स को मिला करके मैंने आप लोगों को इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट कंप्लीटली फिनिश करवा दिया है। इस चैप्टर के जो आप लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ा दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एंड पार्ट 3 वाली वीडियो को नहीं देखा है तो इन तीनों वीडियोस की लिंक मैंने आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप वहां से जा करके इन तीनों वीडियोस को देख सकते हैं। और मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब तक आप इस चैप्टर के थ्योरी पार्ट को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप लोग इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, खासकर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग थ्योरी पार्ट को जरूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज ये आपके इस चैप्टर का पार्ट 4 है और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि लीटर किस पद्धति का मात्रक है। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है मीटरी, ऑप्शन बी दिया है एमकेएस, ऑप्शन सी दिया है ब्रिटिश और ऑप्शन डी दिया है भारतीय। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? लीटर किस पद्धति का मात्रक है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मीटरी पद्धति का मात्रक है लीटर। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि मात्रकों की सभी पद्धति के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी थ्योरी पार्ट में डिटेल में पढ़ाया हुआ है कि मात्रकों की सीजीएस पद्धति क्या होती है, एमकेएस पद्धति क्या होती है, एफपीएस पद्धति क्या होती है, एसआई पद्धति क्या होती है। ये सब मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मीटरी। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा और ये क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है सीजीएस पद्धति में, ऑप्शन बी एफपीएस पद्धति में, ऑप्शन सी एसआई पद्धति में और ऑप्शन डी दिया है एमकेएस पद्धति में। क्वेश्चन क्या है कि एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, तो ये मात्रक है एसआई पद्धति में। ध्यान रखिएगा, एसआई पद्धति में विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहां से आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में करीब 2 से 3 बार पूछा जा चुका है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, या फिर आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आप आंसर में क्या बोलेंगे? एम्पियर होता है। याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहां पे पूछा गया था कि एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। पद्धति आपसे पूछी जा रही थी कि किस पद्धति में है, तो आप बोलेंगे एसआई पद्धति में। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका एक न्यूमेरिकल दिया गया है, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। एक एक स्टेप मैं आपको डिटेल में सॉल्व करके समझाऊंगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -28 ग्राम है। तो 1 ग्राम में
इलेक्ट्रॉन होंगे। हमसे क्या पूछा जा रहा है, 1 ग्राम में हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज दी गई हैं, क्या क्या वैल्यूज हमें यहाँ पे पता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या पता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम है। यानी हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता है, मास हमें यहाँ पे पता है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो कि हमें कितना दिया गया है, 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो हमसे पूछा गया कि 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए मैंने नीचे यहाँ पे क्या लिखा, तब 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉन की संख्या, यही तो हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा तब 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखिए हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पहले ही दिया गया है, तो जब हम 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 ग्राम में निकाल रहे हैं तो ऊपर लिखेंगे 1 और अपॉन में जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है 9.11 इंटू 10⁻⁻28, ये हम क्या कर देंगे, अपॉन में कर देंगे। यही हमारा यहाँ पे 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी। तो देखिए यही तो मैंने किया हुआ है, 1 अपॉन में 9.11 इंटू 10⁻⁻28, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब समझिएगा, अभी हमें इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है। आपको देखने में ये क्वेश्चन इजी लग रहा होगा, लेकिन उतना इजी है नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पे कैलकुलेशन में ध्यान देना होगा। अगर कैलकुलेशन करते समय गलती कर देंगे तो आंसर आपका नहीं आने वाला। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। यहां तक तो हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अगले स्टेप में देखिएगा 1 और अपॉन में आपका क्या दिया है, 9.11। तो देखिएगा यहां पे हम 9.11 को ऐसे ही यहां पे लिखा रहने देंगे और इनटू में जो यहाँ पे 10⁻⁻28 ये लिखा हुआ था, इसको क्या करेंगे, हम ऊपर भेज देंगे। तो जब ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पे ये आके मल्टीप्लाई में होगा और पावर यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी, 10⁻28 हो जाएगी पावर, वो भी पॉजिटिव में, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, ऊपर भेजा। देखिए यहाँ पे ये हर में था, हर से हमने इसको अंश में भेजा, तो पावर तो पॉजिटिव होगी ही। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए अगला स्टेप आपका यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ तक आप समझ गए। अब इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए 10⁻28, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसको हम एज इट इज यहाँ पे लिखा रहने देंगे। जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे, इसमें जो यहाँ पे 1 अपॉन में 9.11 लिखा हुआ है, इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा, मैं आपको ऊपर सॉल्व करके दिखाता हूं। देखिए 1 और अपॉन में हमारा क्या है, 9.11 ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे। पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 1 2 संख्या लिखी हुई है, तो ऊपर हम 2 0 हम यहाँ पे बढ़ा देंगे। यानी हमें क्या मिल जाएगा, जब ये दशमलव वाले पार्ट को सॉल्व कर लेंगे, अगले स्टेप में हमें क्या मिलेगा, 100 और अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 911 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। क्या मिला हमें, 100, ठीक है, और अपॉन में क्या है, 911 है। अब देखिए हमें क्या करना है, यहां पे डिवाइड करना होगा। कैसे करेंगे समझिएगा, ऊपर मैं लिख देता हूं 100, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे 100 लिखा, और डिवाइड किससे करना है हमें, यहाँ पे देखिए 911 से करना है, 911 से करना है। 911 तो बड़ी संख्या है। अब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे और पॉइंट लगाएंगे, तब जाके यहाँ पे 1 0 ये बढ़ेगा। अब कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा ना, 1 बार पहले हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे नीचे क्या मिलेगा आपको, 911 मिलेगा। ठीक है, ये मैंने किया। अब देखिएगा यहाँ पे 1000 में से 911 को अगर हम लेस कर दे तो हमें क्या मिलेगा, तो आप बोलेंगे 89 मिलेगा। तो मैं यहाँ पे 89 लिख देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, आपको डिवाइड करना तो आता ही होगा। अब देखिए 1 0 हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं अपनी तरफ से, लेकिन अब यहाँ पे देखिए 890 अभी भी छोटा ही पड़ रहा है, तो 1 0 और बढ़ाने के लिए ऊपर हमें 1 0 और बढ़ाना होगा, तब जाके यहाँ पे 1 0 और बढ़ेगा। अब कितनी बार जाएगा ये 9 बार जाएगा। ठीक है, 9 बार हम यहाँ पे करते हैं, 9 में यहाँ पे लिख देता हूँ, 9 लिख दिया। और आपको मिलेगा क्या, अगर 911 गुणे 9 करेंगे तो आपको मिलेगा
81, ठीक है, 8199 ये आपको मिलेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे 8900 में से 8199 को जब हम लेस करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, तो आप बोलेंगे मिलेगा 701 मिलेगा, ठीक है, 701 आपको मिलेगा। अब एक जीरो हम अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं, कितनी बार ले जाएंगे, 7 बार, ठीक है, 911 सत्ते, 911 सत्ते करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 6377 ये आपको मिलेगा, ठीक है। अब लेस करेंगे यहाँ पे देखिएगा 7010 में से 6377 को लेस करेंगे तो आपको मिलेगा 633। बस यहीं तक सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम नहीं करेंगे। हमें क्या मिला देखिएगा, हमें यहाँ पे भागफल में 0, पॉइंट में फिर इसके बाद 1, 0, 9 और 7 ये मिला हुआ है, 0.1097 ये लिखेंगे, ये हमें यहाँ पे भाग करने पर मिला हुआ है। तो देखिएगा नीचे मैंने यही लिखा हुआ है, इसको भाग करने के बाद 0.1097 और फिर इनटू में 10⁻28 ये आपका एज इट इज रहेगा और यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, 0.1097 इंटू 10⁻28 कहाँ पे दिया हुआ है, तो आप देखेंगे 0.1097 आपको दिख रहा होगा ऑप्शन डी में। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या करना था देखिएगा, दशमलव के बाद 4 अंक तक हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, यहाँ पे 0 पॉइंट फिर इसके बाद 1097 तक जब मैंने डिवाइड करके आपको दिखाया हुआ है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन भले ही आपको देखने में इजी लग रहा हो लेकिन उतना इजी है नहीं, आपको कैलकुलेशन अच्छे से आनी चाहिए, डिवाइड करना आपको आना चाहिए, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए क्या होता है, जैसे ये क्वेश्चन है ना, यहाँ पे केवल संख्याएं बदल दी जाती हैं, ठीक है। अब देखिए 9.11 की जगह आपको कुछ और भी लिखा हुआ मिल सकता है। अगर आप अरिहंत की बुक में इस क्वेश्चन को चेक करेंगे तो वहां पे कुछ और लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे सिर्फ संख्याएं बदल दी जाती हैं, ध्यान रखिएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदलता। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, सॉल्व करने का तरीका बताया, वो तो आपका सेम यही रहेगा ना। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है कि पेंच मापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यह मैंने आपको थ्योरी पार्ट में भी बताया हुआ था। पेंच मापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए दिया है माइक्रोमीट्री, ऑप्शन बी वर्नियर, ऑप्शन सी पेंच और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या बोलेंगे, पेंच मापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पेंच, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में ही आपका आंसर दिया है। देखिए पेंच मापी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्रू गेज बोलते हैं, ये आप लोगों को पता होगा। आप वैसे ही इस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर पाएंगे। पेंच मापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जाहिर सी बात है पेंच मापी है, इंग्लिश में स्क्रू गेज बोलते हैं, तो किस सिद्धांत पे कार्य करता, पेंच के सिद्धांत पर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका न्यूमेरिकल दिया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं और कई बार पूछे गए हैं। मैं आपको बता दूं, जितना इस चैप्टर में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर अच्छे से एक बार आप पढ़ लेंगे और रिवीजन कर लेंगे ना, तो एंट्रेंस एग्जाम में आपको इन्हीं क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बस क्या होता है, आपके एग्जाम में संख्याएं बदल दी जाती हैं लेकिन कॉन्सेप्ट तो नहीं चेंज होगा ना। तो जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं उस पर फोकस कीजिएगा। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ, जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, एक प्रकाश वर्ष में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं, यह आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक प्रकाश वर्ष की बात हो रही है, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, या फिर आप बोल सकते हैं 10⁻16 मीटर लगभग के। ये मैंने आपको थ्योरी पार्ट में भी पढ़ाया हुआ है। देखिए ये भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, या फिर आप बोल सकते हैं 10⁻16 मीटर के लगभग, यानी अप्रॉक्सीमेट।
ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां तक हम समझ गए। एक प्रकाश वर्ष में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं हमसे पूछा गया, तो सबसे पहले एक प्रकाश वर्ष बराबर ये हमने लिखा, ठीक है। अब एंगस्ट्रॉम पूछा गया है तो समझिएगा, देखिए आप सब लोग जानते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात माइनस 10 मीटर होता है। ये आप सब लोगों को पता है, मैंने आपको बताया हुआ था 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर माइनस 10 मीटर होता है। अब देखिए यहाँ पे एक प्रकाश वर्ष लिखा हुआ है, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 रेज टू द पावर 15 मीटर में ये आपका है, आप लोग देख पा रहे होंगे। और इसको हमें क्या करना है, इसको हमें एंगस्ट्रॉम में चेंज करना है, तभी तो हम बता पाएंगे कि एक प्रकाश वर्ष में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं। तो देखिएगा, जब एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात माइनस 10 मीटर होता है, तो मैं आपसे पूछूं कि 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम आपके हो जाएंगे, तब आप क्या बोलेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम हो जाएंगे, तो आप बोलेंगे 10 रेज टू दी पावर 10, यानी 10 की घात 10, यानी पावर यहां पे पॉजिटिव हो जाती है, और 1 मीटर बराबर होता है 10 की घात 10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, ये मैंने आपको थ्योरी पार्ट में भी बताया हुआ था। तो देखिएगा, जब 1 मीटर में 10 की घात 10 एंगस्ट्रॉम होता है, तो यहां पे समझिएगा 9.46 इंटू 10 रेज टू दी पावर 15 मीटर है, इसको हमें एंगस्ट्रॉम में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, अब आगे इंटू 10 रेज टू दी पावर 10 से यहां पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, और ये एंगस्ट्रॉम में आपका चेंज हो गया। देखिए नीचे मैंने यहां पे लिखा हुआ है, समझिएगा 9.46 इंटू 10 रेज टू दी पावर 15 और इंटू 10 रेज टू दी पावर 10 से क्यों मल्टीप्लाई की, ये तो मैंने आपको ऊपर समझाया ना। क्योंकि देखिए मैंने आपको क्या बताया कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात माइनस 10 मीटर। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम हो जाएंगे, तो पावर यहां पे पॉजिटिव हो जाएगी, यहां पे 10 की घात 10 और यहां पे आप लिख देंगे एंगस्ट्रॉम। ये आपको समझ में आया। और यहां पे देखिएगा 9.46 इंटू 10 रेज टू द पावर 15, ये आपका मीटर में है, ठीक है, मीटर में है। अब इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, इंटू यहां पे 10 की घात 10 मल्टीप्लाई करवाएंगे, एंगस्ट्रॉम में आपका चेंज होगा, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 10 रेज टू द पावर 10 एंगस्ट्रॉम होता है ना। तो इसीलिए यहां पे ये मल्टीप्लाई कराई। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ये आपका पूरा एंगस्ट्रॉम में चेंज हो चुका है। अब देखिएगा लास्ट में यहां पे साइड में देखिए लगभग लिखा हुआ है 10 की घात 16, इसका भी अभी हम यूज करेंगे लास्ट में, लेकिन अभी हम 10 की घात 15 लेकर ही चलेंगे, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे तो समझिएगा 9.46 ये तो आपका ऐसे ही रहेगा। अब देखिएगा यहां पे 10 की घात 15 और 10 की घात 10 क्या लिखा है, 10 की घात 15 और इंटू में 10 की घात ये 10 लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए मल्टीप्लाई में क्या होता है, गुणा में है ना, तो घातें जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे 10 की घात क्या हो जाएगा, 15 और 10 मिलके 25 हो जाएगा। और वैसे भी जो पावर्स हैं ये पॉजिटिव ही हैं, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सीधे सीधे जुड़ जाएंगी ना। तो 9.46 इंटू 10 रेज टू द पावर 25 ये एंगस्ट्रॉम में है, ठीक है। यहाँ तक तो हमने समझ लिया, ये आपको समझ में आ गया। लेकिन एक प्रकाश वर्ष बराबर देखिए 9.46 इंटू 10 रेज टू द पावर 15 मीटर, या फिर लगभग के 10 रेज टू द पावर 16 मीटर होता है, ये आपने समझा। यानी 10 की घात 15 से बढ़कर लगभग में 10 की घात 16 हो जाता है। तो इसी तरीके से जब हमने यहाँ पे लास्ट तक सॉल्व किया 9.46 इंटू 10 रेज टू द पावर 25 एंगस्ट्रॉम मिला हुआ है। अब ये लगभग में हम करेंगे तो एक यहाँ पे बढ़ जाएगा, यानी 10 की घात 25 से क्या हो जाएगा, 10 की घात 26 और ये एंगस्ट्रॉम में हो जाएगा। इसी तरीके से बढ़ेगा, जैसे यहाँ पे 10 की घात 15 से 10 की घात 16 हो जाता है, इसी तरीके से यहाँ पे 10 की घात 25 से 10 की घात 26 हो जाएगा एंगस्ट्रॉम में। तो ये हमने चेंज कर लिया, हमें आंसर मिल गया। तो देखिए इसीलिए ये लगभग वाला लिखा हुआ था आपको समझाने के लिए, क्योंकि 10 की घात 15 से 10 की घात 16 मीटर लगभग होता है। इसी तरीके से जब एंगस्ट्रॉम में चेंज करेंगे 10 की घात 25 मिला, इसके बाद हम क्या कर देंगे 10 की घात 26। ये यहाँ पे देखिए ये एक साइन बना हुआ है, ये किसका साइन है, लगभग का, ध्यान रखिएगा, करीब।
ये आपको ध्यान रखना है। तो देखेंगे 10 की घात 26 एंगस्ट्रॉम कहाँ पे दिया है, ये ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा आप इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्जाम में आपको टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करने में। देखिए मैं आपको समझा रहा था इसीलिए टाइम लगा, नहीं तो ये क्वेश्चन देखते ही मैं आपको आंसर बता देता कि हाँ इसका आंसर ये होगा, क्योंकि प्रैक्टिस हो चुकी है इतनी। तो आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और देखिए ये सब पता होना चाहिए कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, 10 की घात -10 मीटर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं, 10 की घात 10 एंगस्ट्रॉम होते हैं। ये सब मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, थ्योरी पार्ट में पढ़ लीजिएगा। ये एंगस्ट्रॉम का साइन मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन 2015 के एंट्रेंस एग्जाम में, और मैं आपको बता दूं 2022 के एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है, ये मैंने आपको थ्योरी पार्ट में कई बार बताया हुआ था। 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, समय का, प्रकाश चाल का, ऑप्शन सी दिया है दूरी का, ऑप्शन डी प्रकाश मितीय ऊर्जा का। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, ये मैंने आपको थ्योरी पार्ट में डिटेल में पढ़ाया हुआ था। तो आप बोलेंगे प्रकाश वर्ष मात्रक होता है दूरी का, यानी डिस्टेंस का, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए प्रकाश वर्ष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि प्रकाश वर्ष मात्रक है, किसका मात्रक है, दूरी का है, डिस्टेंस का है, ये जरूर याद कर लीजिएगा। मैं आपको जितने क्वेश्चंस करा रहा हूं अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो सेम टू सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आपके एग्जाम में, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, थ्योरी पार्ट और प्लस क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपको सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपके एग्जाम में इस चैप्टर से। चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी में से क्वेश्चंस आएंगे आपके। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। भार का मात्रक है, आपसे पूछा गया भार का मात्रक है, यानी वेट की यूनिट आपसे पूछी जा रही है। भार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेट ही तो बोलते हैं। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। 4 ऑप्शंस दिख रहे होंगे, ऑप्शन ए दिया है किलोग्राम, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी जूल और ऑप्शन डी कुंतल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, भार का मात्रक क्या होता है। देखिए जब मैंने आप लोगों को सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति में पढ़ाया हुआ था, मात्रकों की विभिन्न पद्धति के बारे में पढ़ाया हुआ था, तो वहां पे मात्रक भी मैंने आपको बताए हुए थे। सो भार का मात्रक होता है किलोग्राम, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ये मैंने आपको थ्योरी पार्ट में पढ़ाया है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बोला था अगर आपने थ्योरी पार्ट को अच्छे से पढ़ा हुआ है, रीड किया है अच्छे से ना, तो आज की इस वीडियो में मेरे आंसर बताने से पहले आप सभी क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अर्घ मात्रक है। क्या पूछा गया, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अर्घ लिखा हुआ है। आपसे पूछ दिया गया कि अर्घ जो है ये किसका मात्रक है। देखिए क्वेश्चन को क्या कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया, ठीक है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे उल्टा हुआ है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2016 में आपका क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन ए दिया है कार्य का, ऑप्शन बी बल का, ऑप्शन सी शक्ति का, ऑप्शन डी ऊर्जा का। तो देखिए जो अर्घ मात्रक है ये किसका होता है, कार्य का मात्रक होता है, ध्यान रखिएगा, कार्य का मात्रक अर्घ है, कार्य का मात्रक जो है ये अर्घ है, ठीक है। अब किस पद्धति में है ये भी आपको पता होना चाहिए। कार्य का मात्रक ये देखिए अर्घ, कार्य का मात्रक तो अर्घ है, लेकिन ये किस पद्धति में है, तो आप बोलेंगे सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में, ध्यान रखिएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एंट्रेंस एग्जाम में कि सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए, देखिए मैं ऊपर लिख देता हूं सीजीएस, यहां से मैं इसको साफ कर देता हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि सीजीएस पद्धति में, ठीक है, सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है, तो आप बोलेंगे अर्घ होता है। यानी अर्घ किसका मात्रक है, कार्य का मात्रक है। देखिए आपसे यहां पे ये पूछा जाना चाहिए था कि कार्य का मात्रक क्या होता है,
तो क्वेश्चन आपका सीधा होता तो आप बोलते हाँ चलिए ठीक है, जैसे ऑप्शन लिखा होता उसी के अकॉर्डिंग करते। जैसे पूछा जाए कि कार्य का सीजीएस मात्रक क्या है, तो आप बोलेंगे अर्घ है। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, आपको देखिए मात्रक तो दे दिया गया कि हाँ अर्घ मात्रक है, लेकिन किसका है ये आपको बताना है, क्वेश्चन को पलट दिया गया। ठीक है, तो समझिएगा किसका होता है, कार्य का होता है। किस पद्धति में होता है, तो आप बोलेंगे सीजीएस पद्धति में। यहां से दो क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन तो आप देख ही रहे हैं कि अर्घ मात्रक है कार्य का। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि अर्घ मात्रक है, ये जो अर्घ है ये सीजीएस पद्धति का मात्रक है। आपको पता है कार्य का मात्रक है सीजीएस पद्धति में। तो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है, तो आप बोलेंगे अर्घ होता है। तो पद्धति भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मात्रक यानी यूनिट के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं आपको सभी भौतिक राशियों और उनके मात्रक के बारे में डिटेल में बताऊंगा, और जितनी यूनिट्स के बारे में मैं आपको बता दूंगा, एक बार पढ़ लेंगे वहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ऐसा मैंने लास्ट ईयर भी पढ़ाया हुआ था, और यूनिट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आए थे जो मैंने कराया हुआ था सेम टू सेम वही क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो इस टॉपिक पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमने देख लिया। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है। सो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 0.310 इंटू 10⁻³ में सार्थक अंकों की संख्या क्या है। 2011 के एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। अब देखिए सार्थक अंक, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स। पूरा टॉपिक विथ रूल विथ एग्जाम्पल सब कुछ मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। इससे पहले पार्ट 3 में मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर के पार्ट 3 वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को सार्थक अंक का पूरा टॉपिक विथ एग्जाम्पल, पूरा विथ रूल, पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, और पढ़ लिया है तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने कर लिया होगा। तो यहाँ पे देखेंगे सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या 3 है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रूल क्या अप्लाई हुआ है। मैंने आपको एक रूल बताया हुआ था कि 10 की घातों के गुणनफल का सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 0.310 लिखा हुआ है और इंटू 10⁻³ है। तो इस 10 की घात 3 से हमारा कोई मतलब नहीं है, इसे हमें देखना ही नहीं है, क्योंकि 10 की घातों के गुणनफल का सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। केवल हम चेक करेंगे 0.310, इसमें चेक करेंगे और देखेंगे कि इसमें सार्थक अंकों की संख्या क्या है। तो इसके लिए भी मैंने आपको रूल बताया हुआ था कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। अब ये अशून्य अंक क्या होता है, अशून्य अंक से मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इससे हो जाएगा। और देखिएगा यहाँ पे 0.310 में यहाँ पे देखिए 0 क्या है, ये तो क्या है, ये तो शून्य है। और रूल क्या कहता है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। क्या सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं? तो अशून्य अंक वे होते हैं 0 को छोड़ करके। तो 0 तो हमारा शून्य है, ये तो हो नहीं सकता। तो सार्थक अंक कितने बचे, 1 2 3, ये तीनों सार्थक अंक हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या 3 है। ये मत सोचिएगा कि 10 की घात 3 यहाँ पे लिखा हुआ है इसीलिए सार्थक अंकों की संख्या 3 है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 10 की घातों के गुणनफल का सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो रूल्स अच्छे से समझ लीजिएगा, अगर रूल पता है तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दिया हुआ है कि सही संबंध है, सही रिलेशन आपको बताना है। देखिएगा ये क्वेश्चन तो आप लोगों का विद्युत धारा वाले चैप्टर से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था, इस चैप्टर में क्वेश्चन दिया हुआ था, इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन भी करवा दे रहा हूँ। 2013 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये रिलेशन वाला क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है, लिख के ले लीजिएगा। जब भी आप पेपर देने जाएंगे एंट्रेंस एग्जाम का, आपको ये संबंध वाला क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिए।
देखिएगा 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे इन चारों में से कौन सा रिलेशन, कौन सा संबंध सही है वो आपको बताना है। तो देखिएगा इन चारों में से ये ऑप्शन बी वाला जो लिखा हुआ है 1 वॉट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, ये वाला रिलेशन यहाँ पे बिल्कुल सही है। सो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 के लिए यहाँ पे ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे 1 वॉट इज इक्वल टू होता है 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, यही रिलेशन आपका करेक्ट है। देखिए ये सब मैंने आपको लास्ट ईयर पढ़ाया हुआ है, विद्युत धारा वाला पूरा चैप्टर जब लास्ट ईयर पढ़ाया था ये सब पढ़ाया हुआ है, दोबारा भी पढ़ा दूंगा। लेकिन अगर आज ही पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाइएगा, 2022 की फिजिक्स की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको विद्युत धारा वाला चैप्टर मिल जाएगा, ये सब डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया कि ऊर्जा का मात्रक है, क्या पूछा गया? ऊर्जा का मात्रक है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2014 में पूछा गया। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहे होंगे, जूल इंटू सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड, किलोवाट या फिर किलोवाट घंटा। ऊर्जा का मात्रक पूछा जा रहा है, सोच समझ के आंसर करना है, ध्यान रखिएगा। ऊर्जा का मात्रक पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा? किलोवाट घंटा होगा। ध्यान रखिएगा किलोवाट घंटा ये ऊर्जा का मात्रक है, या फिर आप बोल सकते हैं ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक ये किलोवाट घंटा है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए कभी कभी क्या होता है ऑप्शन में किलोवाट घंटा आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा KW, किलोवाट का मतलब शॉर्ट में इसको KW लिखते हैं, फिर यहाँ पे इसके बाद H लिखा हुआ मिलेगा। KWH का मतलब क्या हो जाएगा? KW से मतलब किलोवाट और H से मतलब और आवर, जैसे ये HOUR आवर, आवर मतलब क्या होता है? घंटा होता है। आपको पता है घंटे को इंग्लिश में हम आवर बोलते हैं, तो इसीलिए इस आवर को शॉर्ट में H लिखते हैं, किलोवाट आवर यानी किलोवाट घंटा। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि SI पद्धति में पृष्ठ तनाव का मात्रक है। आपसे क्या पूछा गया? SI पद्धति में पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। मैं आपको बता दूं मात्रक से रिलेटेड आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते। ध्यान रखिएगा जो करवा रहा हूं यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, ये 2011 के एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो एसआई पद्धति में पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? तो आप बोलेंगे एसआई पद्धति में पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एसआई पद्धति में पृष्ठ तनाव का जो मात्रक होता है ये न्यूटन पर मीटर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है कि एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राशि का मात्रक है? फिर से देखिए आपसे मात्रक पूछा गया। जो एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ये एंगस्ट्रॉम का साइन मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है ऊपर, ये भी नोट कर लीजिएगा। एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राशि का मात्रक है? ध्वनि के वेग का, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का, प्रकाश के वेग का, या फिर ध्वनि की आवृत्ति का? तो आप बोलेंगे जो एंगस्ट्रॉम है ये प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का मात्रक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का मात्रक है एंगस्ट्रॉम, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राशि का मात्रक है? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का। क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। 0.06040 में सार्थक अंकों की संख्या बतानी है आपको कि सार्थक अंक कितने हैं। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो देखिएगा इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको रूल बताया हुआ है। जो सार्थक अंक वाला टॉपिक पढ़ाया हुआ था वहाँ पे जो मैंने आपको रूल नंबर 4 बताया हुआ था वही यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। अब देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 0.0, फिर इसके बाद 60, फिर इसके बाद 40। अब यहाँ पे जो सार्थक अंकों की संख्या है वो मैं आपको बता दूं कितनी है, 4 है। अब 4 सार्थक अंक कैसे हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। रूल क्या अप्लाई होगा, तो अकॉर्डिंग टू रूल मैं आपको बता दूं,
यदि दशमलव बिंदु के पूर्व अशून्य अंक नहीं है तो दशमलव के तुरंत बाद के शून्य अंकों को छोड़कर सभी अंक सार्थक अंक होते हैं। ये मैंने आपको रूल बताया हुआ था। तो यहां पे देखिएगा, दशमलव बिंदु के पहले अशून्य अंक है या फिर नहीं है, तो आप बोलेंगे दशमलव बिंदु के पहले यहां तो ये शून्य लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? शून्य। यानी दशमलव बिंदु के पहले हमारा अशून्य अंक नहीं है। मैं नीचे लिख देता हूं, अशून्य अंक क्या है? अशून्य अंक नहीं है। दशमलव बिंदु के पहले हमारा यहाँ पे अशून्य अंक नहीं है। अशून्य अंक से मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी जीरो को छोड़ करके जो आपके अंक होंगे वो अशून्य अंक होंगे। लेकिन यहाँ तो दशमलव बिंदु के पहले शून्य अंक है, अशून्य अंक तो है नहीं। तो क्या करेंगे? अब देखिएगा, जो दशमलव के तुरंत बाद आपका शून्य है इसको छोड़ देंगे तो यहाँ पे केवल ये 4 अंक 6040, यही 4 अंक आपके सार्थक अंक हो जाएंगे। ये दोनों को हम सार्थक अंक में काउंट नहीं करेंगे, ये जो जीरो है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या 4 है। देखिए, पूरा रूल मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, अगर नहीं पढ़ा है तो आज के आज पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 से 15 मिनट का समय लगेगा। 4-5 रूल मैंने आपको बताए हुए हैं, एक बार पढ़ लेंगे तो सार्थक अंक के जो क्वेश्चन होंगे ना, देखेंगे और आप आंसर करेंगे तुरंत। वहाँ भी सेकंडों में आंसर कर पाएंगे, मात्र 2-3 सेकंड में आप आंसर कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि किसी पदार्थ के परमाणु का द्रव्यमान 3.7 × 10⁻⁻25 किलोग्राम है, तब उसके परमाणु का द्रव्यमान कोटि मान में है। देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। जो ये 3.7 लिखा हुआ है, यहीं पे ये क्वेश्चन आपसे गलती करवाने वाला है, ध्यान रखिएगा। कैसे, अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कोटि मान ज्ञात करना है, ठीक है। कोटि मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम 10 की घात के रूप में संख्या को लिखते हैं, लेकिन यहाँ तो पहले से ही जो द्रव्यमान दिया हुआ है ये पावर में कन्वर्ट है, यानी 10⁻⁴ में पहले से ही कन्वर्ट हुआ है। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो पदार्थ के परमाणु का द्रव्यमान दिया हुआ है ये हम यहाँ पे लिखेंगे। देखिएगा, 3.7 × 10⁻⁻25 किलोग्राम, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए, कोटि मान ज्ञात करने के लिए सभी रूल्स मैंने आपको डिटेल में बताए हुए हैं, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? सबसे पहले अब हम यहाँ पे कंपेयर करवाएंगे। ये जो आपका दशमलव वाला लिखा हुआ है 3.7, ठीक है, ये 3.7 लिखा हुआ है। अभी मैं आपको बताता हूँ क्यों, यहाँ पे कंफ्यूजन क्यों है ये समझिएगा। तो यहाँ पे 3.7 ये लिखा हुआ है, फिर इसके बाद हम कंपेयर करवाएंगे इसको किससे? 3.16 से। तो मैं आपसे पूछूं कि ये जो 3.7 लिखा हुआ है ये 3.16 से छोटा है या फिर बड़ा है? यहीं पे गलती होगी आपसे, ध्यान रखिएगा। अगर मैं पूछूं ये जो 3.7 लिखा हुआ है ये 3.16 से छोटा है या फिर बड़ा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि ये छोटा है और वहाँ पे फिर कोटि मान वो सॉल्व करते हुए चले जाते हैं और आंसर को गलत कर देते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो 3.7 लिखा हुआ है ना, इसके आगे देखिए 3.7 0 माना जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि 3.7 लिखिए तो आप ऐसे लिखेंगे, 3 फिर इसके बाद पहले आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे 0 फिर 7, ऐसे लिखा होता तब मैं कह सकता था कि 3.16 से 3.07 ये आपका छोटा है, लेकिन ऐसा तो लिखा नहीं हुआ है। यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ है समझिएगा, यहाँ पे तो 3.7 और इसके आगे 0 माना जाता है, ध्यान रखिएगा। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये 3.70 इसको माना जाएगा और ये 3.16 से क्या है? बड़ा है। क्या है? बड़ा है। तो बड़ा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे 10⁻⁻ क्या लिखी हुई थी, पावर आपकी -25 थी ना, 10⁻⁻25, इसमें हम +1 एक घात बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10⁻, और यहाँ पे देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में, माइनस प्लस मिलके क्या हो जाएगा? माइनस, यहाँ पे एक पावर लेस हो जाएगी क्योंकि माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा। देखिए +1 तो हमने किया, लेकिन ये -25 है और +1 है, माइनस प्लस मिलके माइनस, और यहाँ पे लेस होने के बाद 10⁻⁻⁻
24 माइनस में आएगा क्योंकि माइनस की पावर यहाँ पे बड़ी है, -25 बड़ा +1 छोटा, तो 10 की घात -24 ये होगा यहाँ पे कोटि मान। अतः कोटि मान क्या हो जाएगा, 10 की घात -24। फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, रेयर सी मिस्टेक करते हैं आप लोग और क्वेश्चन हो जाता है गलत। समझिएगा, ये 3.7 इंटू 10⁻⁻25 आपका लिखा हुआ है, ठीक है। इसका हमें कोटि मान निकालना है, ठीक है। कोटि मान निकालेंगे तो सबसे पहले जो दशमलव वाली संख्या है 3.7, इसको हम किससे कंपेयर कराएंगे, इसको हम कंपेयर कराएंगे 3.16 से कंपेयर कराएंगे। अब देखिएगा 3.7 लिखा हुआ, इसके आगे 0 माना जाता है, मतलब ये आपसे क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पे 3.7 नहीं 3.70 लिखा हुआ है, ये आपको अपनी तरफ से समझना होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि 3.7 लिखिए तो आप कैसे लिखेंगे, 3 और यहाँ पे इसके बाद 07, अगर ऐसे लिखा हुआ होता, जो द्रव्यमान हमें दिया था 3.7 ऐसे ना लिख करके 3.07 लिखा हुआ होता, तब मैं कहता कि ये 3.16 से छोटा है, अतः 10 की घात जो यहाँ पे -25 लिखी हुई है यही कोटि मान हो जाएगा, इसमें कोई चेंज होगा नहीं क्योंकि छोटा है, ठीक है। लेकिन ऐसा तो है नहीं, यहाँ तो 3.7 लिखा है, आगे 0 माना जाता है, तो अब कंपेयर कराएंगे 3.16 से, तो आप क्या बोलेंगे, ये तो 3.70 बड़ा है। तो जब बड़ा है तो 10 की घात यहाँ पे क्या थी, -25 थी, इसमें हम +1 करेंगे, एक घात आगे हम यहाँ पे जोड़ेंगे अकॉर्डिंग टू रूल, कोटि मान मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो देखिएगा अब इस पे ध्यान दीजिए, 10 की घात -25 + 1, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये -25 और ये +1, माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, और 10 की घात यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस, और वो भी 24 में, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे सही से लिख देता हूँ माइनस, यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ऊपर लिख दे रहा हूँ 10 की घात यहाँ पे माइनस और वो भी 24 में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और माइनस में क्यों आया, क्योंकि देखिए -25 यानी माइनस का साइन बड़ा, प्लस का साइन छोटा, तो यहाँ पे 10 की घात -24 कहाँ पे दिया है, ये आपका दिया है ऑप्शन बी में, तो ये करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए 10 की घात -25 भी दिया है, लेकिन ये नहीं होने वाला है, ठीक है। समझिएगा, यहाँ पे जो कोटि मान होता है यही सब छोटे छोटे जो यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत होती है। अगर यहाँ पे 3.7 ऐसे लिखा होता, 3.07 लिखा हुआ होता, तब मैं छोटा मानता, लेकिन यहाँ पे तो 3.7 ऐसे लिखा है, इसके आगे 0 माना जाता है, इसीलिए ये 3.16 से बड़ा हो जाएगा। फिर घात में यहाँ पे 1 जोड़ेंगे, सब कुछ सॉल्व करने पर ये मिलेगा। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपकी अरिहंत की बुक में भी दिया है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जब अरिहंत की बुक में चेक करेंगे, थोड़ा यहाँ पे संख्या में आपको थोड़ा अंतर देखने को मिल सकता है, नहीं तो सेम टू सेम क्वेश्चन दिया है, आज के आज चेक कर लीजिएगा, और जो तरीका बताया है इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा, आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका कोटि मान से ही रिलेटेड है, पूछा गया 3260 का कोटि मान है, आपको एक संख्या दी गई, इसका कोटि मान पूछा गया। अब देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको 10 की घात के रूप में बदलना होगा, क्योंकि यहाँ पे तो 10 की घात के रूप में बदला नहीं हुआ है। कोटि मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कि जो संख्या होती है उसको हम 10 की घात के रूप में चेंज करते हैं, तो चेंज कर लेते हैं। 3260 लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, 3260, इसको 10 की घात के रूप में चेंज करेंगे तो 3 पॉइंट करेंगे, फिर इसके बाद 260, कितने अंक के बाद हमने दशमलव लगाया है, तो आप बोलेंगे 1 2 3, तो 10 की घात कितनी हो जाएगी, 10 की घात हो जाएगी 3। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर 10 की घात, रुकिए, ये 10 की घात यहाँ पे 3 हो जाएगी। अब देखिए आप इसको सॉल्व कीजिएगा ना, ये जो आपका 3.60 लिखा है 10 की घात 3 का मतलब होता है 1000, जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सब कुछ आपको यही मिलेगा, 3260 ही मिलेगा। ध्यान रखिएगा, जो हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपने सही कन्वर्ट किया है कि नहीं, तो देखिएगा 3.26, ये आपका लिखा 3.260, ये मैंने यहाँ पे किया जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। और फिर इसके बाद 10 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 1000 होता है, ठीक है, 1000 होता है। अगर आप 3.260 की मल्टीप्लाई 1000 में करवाएंगे ना, तो आपको सेम टू सेम यही 3260 ही देखने को मिलेगा, तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जो दशमलव वाली संख्या, इसको 3.260 ये जो लिखा हुआ है, इसको हम कंपेयर कराएंगे किससे,
3.16 से कंपेयर कराएंगे। तो जब आप कंपेयर कराएंगे तो साफ ही साफ आपको नजर आ रहा होगा जो 3.260 है ये तो 3.16 से क्या है, बड़ा है। तो बड़ा है तो इसका मतलब 10 की घात 3 था, 10 की घात 3 में एक घात और जोड़ेंगे तो 10 की घात आपको क्या मिल जाएगा, 4, और 10 की घात 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यही आपका कोटिमान हो जाएगा। तो 10 की घात 4 कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 10 की घात 4। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आया हुआ होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और कोटिमान निकालने के लिए सभी रूल्स मैंने आपको पहले बता दिए हैं। बल का एसआई मात्रक है, क्वेश्चन नंबर 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, ठीक है। देखिए बल का मात्रक आप लोगों से कई तरीके से पूछा जाता है, एसआई मात्रक पूछा जाता है, मूल मात्रकों के पदों में पूछा जाता है, और यहाँ पे सीजीएस मात्रक भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन, किलोग्राम, डाइन या इनमें से कोई नहीं। तो जो बल का एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब एसआई की जगह अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तब आप क्या बोलेंगे, तब आप बोलेंगे डाइन होता है। क्या होता है, डाइन, ये ध्यान रखिएगा। सीजीएस मात्रक बल का डाइन और एसआई मात्रक होता है न्यूटन। ये दोनों ही क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी स्क्रू गेज के शीर्ष पैमाने पर 25 भाग अंकित है, यदि पेंच का चूड़ी अंतराल 1 मिलीमीटर हो तो स्क्रू गेज का अल्पतमांक हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ये स्क्रू गेज के बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, स्क्रू गेज के अल्पतमांक का सूत्र भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपका टोटली फॉर्मूला बेस है। तो देखिएगा हमसे यहाँ पे स्क्रू गेज का अल्पतमांक पूछा गया, तो अल्पतमांक बराबर यानी स्क्रू गेज का अल्पतमांक बराबर फॉर्मूला हमारा होता है चूड़ी अंतराल और अपॉन में शीर्ष पैमाने पर बने भागों की संख्या। तो हम देखेंगे चूड़ी अंतराल हमें कितना दिया गया है। तो देखिएगा यहाँ पे यदि पेंच का चूड़ी अंतराल 1 मिलीमीटर, जो चूड़ी अंतराल है वो 1 दिया हुआ है, वो भी मिलीमीटर में, समझिएगा। तो चूड़ी अंतराल की जगह 1 लिखेंगे, अपॉन में शीर्ष पैमाने पर बने भागों की संख्या। तो किसी स्क्रू गेज के शीर्ष पैमाने पर 25 भाग अंकित हैं, यानी शीर्ष पैमाने पर बने भागों की संख्या क्या है, 25 है। तो 1 और अपॉन में 25 हो जाएगा। तो देखिएगा नीचे मैंने 1 अपॉन में 25 किया। अब देखिएगा 1 और यहाँ पे 25 से डिवाइड करना है, 25 से डिवाइड करना, एक तो छोटी संख्या, तो 0 और फिर पॉइंट लगाएंगे तब जाके एक 0 बढ़ेगा, ठीक है। अभी भी छोटा पड़ रहा है तो एक 0 और लगाएंगे तब जाके एक 0 बढ़ेगा, और 25 फोर्जा होता है 100। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे सॉल्व करने पर 0.04 किस में आएगा, ये मिलीमीटर में, mm में, क्योंकि मिलीमीटर में हमें दिया हुआ है। तो 0.04 मिलीमीटर कहाँ पे है, आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन सी में 0.04 मिलीमीटर। देखिएगा अगर आपको यहाँ पे दशमलव का भाग करना नहीं आएगा तो आप ये आंसर नहीं ला पाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे 1 और 25 लिखा हुआ था, डिवाइड किया था, अगर आपको ये डिवाइड करना ही नहीं आता तो आप ये कैसे लेकर आएंगे। अगर आपको दशमलव का भाग नहीं आता तो कमेंट करके बताइएगा, इस टॉपिक पर अलग से वीडियो बना दूंगा। देखिएगा अगर नहीं आता है तो बताने में कोई दिक्कत नहीं, अब मैं आपको फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा अगर दशमलव का भाग करना नहीं आता। जैसे मैंने यहाँ पे ये कैसे किया, मुझे पता है कि हाँ सबसे पहले हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट लगाने के बाद ही हम यहाँ पे एक 0 बढ़ा सकते, बढ़ा दिया। फिर इसके बाद अभी भी छोटा पड़ रहा है क्योंकि 25 तो बड़ा, 10 छोटा, फिर एक 0 बढ़ाएंगे तब जाके एक 0 यहाँ पे बढ़ेगा, और फिर यहाँ पे 4 से, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 100। तो मुझे पता है तरीका सॉल्व करने का, आपको भी पता होना चाहिए, आपका पता होना जरूरी, क्योंकि सॉल्व आपको करना एग्जाम में, मुझे नहीं। तो यहाँ पे 0.04 मिलीमीटर कहाँ पे दिया है, ऑप्शन सी में दिया, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो देखिए दशमलव का भाग करना आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो कमेंट करके बता दीजिएगा। अब देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे है कि सुग्राही संयंत्र से मापन करने पर शुद्धता बढ़ जाती है, इसका रीजन क्या है। क्योंकि ऑप्शन ए दिया है इसकी अच्छी फिनिश है, तो ये कोई रीजन नहीं हुआ। ऑप्शन बी दिया है इसका सार्थक अंक अधिक है,
ऑप्शन सी इसकी आंशिक त्रुटि समाप्त कर ली जाती है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा क्योंकि इसका सार्थक अंक अधिक है। सुग्राही संयंत्र से मापन करने पर शुद्धता बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि इसका सार्थक अंक अधिक है। सो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, पिच्छट त्रुटि का मुख्य कारण क्या है? ये जो पिच्छट त्रुटि है इसका कारण क्या है, ये क्यों देखने को मिलती है? ऑप्शन ए दिया है पेच का सिरा घिस जाना, ऑप्शन बी पेच का ढिबरी में ढीला हो जाना, ऑप्शन सी असमान चूड़ी अंतराल, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये सब प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपने प्रैक्टिकल किया है तभी आप इस क्वेश्चन के आंसर को कर पाएंगे, नहीं तो डायरेक्ट याद करना है तो आप क्या बोलेंगे? पेच का ढिबरी में ढीला हो जाना। पिच्छट त्रुटि का मुख्य कारण क्या होता? जो मेन रीजन होता है पेच का ढिबरी में ढीला हो जाना, इसी कारण पिच्छट त्रुटि देखने को मिलती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अब आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही लर्न करना होगा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं होती है, तो आप याद कर सकते हैं। और वैसे भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं गया अभी तक, लेकिन पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना जरूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, किसी धातु के टुकड़े का द्रव्यमान 6.0 ग्राम या फिर आप बोल सकते हैं 6 ग्राम है तथा आयतन 1.6 सेंटीमीटर क्यूब है। धातु के पदार्थ का घनत्व सार्थक अंकों में होगा। तो ये हमसे पूछा जा रहा है, घनत्व पूछा जा रहा है ना, धातु के पदार्थ का घनत्व पूछा जा रहा है। तो देखिएगा घनत्व बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान, और अपॉन में आप क्या लिखेंगे? अपॉन में आप लिखेंगे आयतन। क्या लिखेंगे? आयतन। ये आपका फॉर्मूला होता है घनत्व बराबर। घनत्व बराबर क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम। द्रव्यमान को इंग्लिश में मास और यहाँ पे आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं। आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम। देखिए द्रव्यमान को शॉर्ट में हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और आयतन को शॉर्ट में v से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे द्रव्यमान हमें कितना दिया गया? किसी धातु के टुकड़े का द्रव्यमान 6.0 ग्राम या फिर आप बोल सकते हैं 6 ग्राम, एक ही मतलब होगा। ठीक है, फिर अपॉन में आयतन हमें कितना दिया गया? वॉल्यूम 1.6 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1.6 हम यहाँ पे ये लिख देंगे। ये मैंने कर दिया ना, क्योंकि घनत्व हमसे पूछा गया धातु के पदार्थ का घनत्व सार्थक अंकों में होगा, तो घनत्व ही तो पूछा गया। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान 6, आयतन यहाँ पे 1.6 दिया हुआ, ये मैंने किया। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने 6.0 क्यों लिखा था? ये लिखने की वजह है, क्वेश्चन में 6.0 यहाँ पे आपको डायरेक्ट 6 भी तो दिया जा सकता था, लेकिन नहीं दिया गया। 6.0 क्यों लिखा गया? इसका रीजन है, मैं आपको बता दूं। इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और 60 और बटे में 16 आपको मिलेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? 60 बटे 16 इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूं सॉल्व करके। 60 बटे 16 मिला हुआ था, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब 60 में हमें 16 से क्या करना है? डिवाइड करना है। कितनी बार जाएगा? 16 3 48 होता है ना, तो 3 बार, क्योंकि अगर 4 बार ले जाएंगे तो 64 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये 48 यहाँ पे लेस करेंगे, आपको मिलेगा 12। ठीक है, अब 12 छोटी संख्या, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे कितनी बार जाएगा आपका? तो आप बोलेंगे यहाँ पे ये आपका जाएगा 7 बार। कितनी बार? 7 बार, क्योंकि 16 7 112 होता है, आपको पता है। तो 112। अब यहाँ पे 120 में से 112 को लेस करेंगे, 8 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ऊपर एक बार पॉइंट लगा ही लिया, अब यहाँ पे अपने आप हम 0 बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे बार बार पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं होती। अगर आपको भाग करना आता है दशमलव का तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? 16 पंचे 80 होता है ना, तो सीधे सीधे 80 ये आपका पूरा यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। हमें क्या मिला? 3 पॉइंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3.75। और किस में आएगा? ग्राम, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और यही इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। 3.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कहाँ पे दिया है? ऑप्शन ए में दिया है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे पूछा गया कि धातु के पदार्थ का घनत्व सार्थक अंकों में होगा, केवल सार्थक अंक पूछा है। अगर इसके पहले क्या लिख दिया जाए? उचित सार्थक अंकों में, या फिर लिख दिया जाए शुद्ध सार्थक अंकों में, क्या होगा? तब ये क्वेश्चन आपका चेंज हो जाएगा। तब ये आपका आंसर 3.75 आपको देखने को नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा,
तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे जो यहाँ पे द्रव्यमान और आयतन दिया है इसमें सार्थक अंकों की संख्या को चेक करेंगे। जैसे ये आयतन है, इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 1 2, ये दोनों ही सार्थक अंक हैं। जब आयतन में 2 सार्थक अंक हैं तो जो हम यहाँ पे घनत्व निकालेंगे तो इसमें भी केवल 2 ही सार्थक अंक लेंगे, यानी 3.7 को लेंगे। फिर ऐसे आपका हो जाएगा। जब उचित और शुद्ध सार्थक अंकों में पूछा जाएगा तब ये 5 हमें छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ऐसा तो पूछा नहीं गया, हमसे केवल सार्थक अंकों में पूछा गया ना कि धातु के पदार्थ का घनत्व सार्थक अंकों में क्या होगा। यहाँ पे उचित या फिर शुद्ध सार्थक अंक तो लिखा नहीं हुआ है, तो क्वेश्चन आपका ये सिंपल हो जाता है। तब तो आप डायरेक्ट यही आंसर कर देंगे, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि एक पुस्तक के कागज की मोटाई 15 माइक्रोन है, अगर इसे मिलीमीटर में व्यक्त किया जाए तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या होगी। ये आपकी अरिहंत की ही बुक का क्वेश्चन है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। एक पुस्तक के कागज की मोटाई हमें 15 माइक्रोन दी गई है, ठीक है, यानी हमें यहाँ पे कागज की मोटाई क्या दी गई है, 15 माइक्रोन दी गई है, ठीक है। अगर इसे मिलीमीटर में व्यक्त किया जाए तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे, हमें यहाँ पे जो कागज की मोटाई दी गई है वो 15 माइक्रोन दी गई है, ये यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। तो 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है, 10 की घात -6 मीटर होता है। आप सबको पता है, ये मैंने आपको थ्योरी पार्ट में बताया था। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻⁻6 मीटर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 15 माइक्रोन लिखा है तो इसको चेंज करेंगे तो 15 गुणे 10 की घात, अब ये -6 हो जाएगा और ये आपका मीटर में कन्वर्ट हो चुका है। मीटर में हमें चेंज करना होगा तभी तो हम यहाँ पे मिलीमीटर में सार्थक अंकों की संख्या बता पाएंगे, नहीं तो हो ही नहीं पाएगा। तो देखिए, सबसे पहले 1 माइक्रोन बराबर 10 की घात -6 मीटर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 15 माइक्रोन यहाँ पे कागज की मोटाई दी गई है, इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो 15 गुणे 10 की घात -6 मीटर हो जाएगा। यहाँ तक हमने समझ लिया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में तो हमसे मिलीमीटर में पूछा गया है। मैं आपको दिखा दूं, अगर इसे मिलीमीटर में व्यक्त किया जाए तो सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी, तो मैं आपको बता दूं, समझिएगा। 1 मिलीमीटर बराबर क्या होता है, 10 की घात -3 मीटर होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं तो आप क्या बोलेंगे, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ और ये आपका मिलीमीटर होगा। यहाँ पे देखिए मिमी मैंने लिखा हुआ है, ये मी से मतलब मिली और मी से मतलब मीटर, यानी 1 मीटर बराबर 10 की घात 3 मिलीमीटर होता है। तो हमने 15 माइक्रोन को मीटर में चेंज कर लिया, 15 गुणे 10 की घात -6 मीटर, ये हमें मिला हुआ था। अब इस मीटर को अगर हम मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो कहने का मतलब 10 की घात 3, यानी 10 की घात 3 का मान क्या होता है, 1000 होता है। यानी 15 और गुणे में हमें यहाँ पे 1000 से गुणा करना होगा, तब ये मीटर आपका मिलीमीटर में कन्वर्ट होगा। तो 15 गुणे 1000 और गुणे 10 की घात -6, अब ये आपका यहाँ पे मिलीमीटर में चेंज हो चुका है। कैसे चेंज किया मैंने आपको ऊपर समझा दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 15 की मल्टीप्लाई 1000 में तो हमें क्या मिलेगा, 15000 मिलेगा ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 15 और 1000 और गुणे 10 की घात -6 और ये mm में मिलीमीटर में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमसे सार्थक अंकों की संख्या पूछी गई है, तो 1 2 3 4 5, ये पांचों ही क्या है, सार्थक अंक है। हमें 10 की घात से कोई मतलब नहीं है, मतलब हमारा इससे है। सार्थक अंक का एक रूल मैंने आपको बताया है कि 10 की घातों के गुणनफल का सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, केवल चेक करेंगे इसे। तो यहाँ पे 15000, इसमें सभी अंक सार्थक अंक हैं, तो कहने का मतलब यहाँ पे अतः सार्थक अंकों की संख्या 5 हो जाएगी। 1 2 3 4 5, इससे हमारा कोई मतलब नहीं, इससे हमारा मतलब है जब सार्थक अंक चेक करेंगे तब की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 5 कहाँ पे दिया है ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी में दिया गया। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर आप अपनी बुक में चेक करेंगे तो इस क्वेश्चन का सल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, जितना समझाया अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2-3 रिलेशन आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले जो 15 माइक्रोन में कागज की मोटाई दी थी,
इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा। 1 माइक्रोन बराबर 10 की घात माइनस 6 मीटर होता है, तो 15 माइक्रोन बराबर 15 गुणे 10 की घात माइनस 6 मीटर। ये आपका देखिए 10 की घात माइनस 6 मीटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 15 माइक्रोन ये आपका मीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि 1 मिलीमीटर 1 mm इज इक्वल टू क्या होता है 10⁻³ मीटर होता है। अगर मैं आपसे पूछूं 1 मीटर में आपके, ठीक है, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर हो जाएंगे, तो आप बोलेंगे 10⁻³ और ये आपका पावर पॉजिटिव हो जाएगी और mm में, ठीक है, 10⁻³ होता है। जब ये पूरा आपका मीटर में है, इसको हमें मिलीमीटर में चेंज करना है तो 10 की घात 3 से सीधे सीधे गुणा करवा देंगे, 1000 हो जाएगा। 10 की घात 3 का मान 1000 तो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मिलीमीटर में कन्वर्ट हो गया। फिर इसके बाद सॉल्व किया, 5 सार्थक अंक हमें मिल गए। सो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है केल्विन किस राशि का मात्रक है। ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में। पहले ही बता दे रहा हूं, ये मात्रक वाले क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे। केल्विन किस राशि का मात्रक है, तो आप क्या बोलेंगे ताप का, ऑप्शन बी, ठीक है, ताप यानी टेम्परेचर। केल्विन किस राशि का मात्रक है, ताप का, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है एक विद्यार्थी मीटर पैमाने से किसी डोरी की लंबाई 75.5 सेंटीमीटर नापता है तथा दूसरा विद्यार्थी स्क्रू गेज से तार का व्यास यहाँ पे 0.755 सेंटीमीटर मापता है, तब यथार्थता होगी, समान होगी असमान होगी 10 सेंटीमीटर ज्ञात नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका है। क्या तरीका है, ये जो दोनों लिखी हुई हैं, जो यहाँ पे लंबाई यहाँ पे लिखी हुई है या फिर आप बोल सकते हैं ये व्यास जो लिखा हुआ है, इसमें हम चेक करेंगे क्या सार्थक अंकों की संख्या। तो सबसे पहले 75.5 को देखेंगे, 75.5 ये लिखा। फिर इसके बाद जो दूसरी यहाँ पे माप दी गई है ये 0.755 दी गई है। तो मैं आपसे पूछूं 75.5 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे 3 सार्थक अंक है। ये तीनों ही आपके क्या हैं, सार्थक अंक हैं। तो यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या 3 हो गई, ठीक। अब मैं पूछूं 0.755 में सार्थक अंकों की संख्या क्या है, तो इसमें भी केवल 3 ही सार्थक अंक है। 755 इसमें भी 3 ही सार्थक अंक है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के पहले 0 दिया है, 0 से हमारा कोई मतलब ही नहीं। मैंने आपको क्या बताया हुआ था कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, शून्य नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए शून्य, ये तो शून्य है, ये तो सार्थक अंक में काउंट नहीं होगा, केवल ये 755 होगा। तो यहाँ पे 3, तो देखिएगा इसमें भी सार्थक अंक 3 है, इसमें भी 3 है। दोनों ही मापों में जब सार्थक अंक 3 है तो यथार्थता क्या हो जाएगी, समान ही तो होगी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखिए इसीलिए सॉल्व करके मैंने आपको समझा दिया। चाहता मैं डायरेक्ट आपको बता देता कि हाँ ये समान है, फिर आपको समझ में नहीं आता कैसे समान है। इसीलिए सार्थक अंक चेक कर लीजिए, सार्थक अंक के रूल सभी पढ़ लीजिएगा, तब आप इन टाइप के क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए मैं आपको बता दूं इस चैप्टर में मैं आप लोगों को 40+ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। आज तो 25 करवा रहा हूं, जो बचे हुए क्वेश्चंस होंगे वो मैं कोशिश करूंगा कल की वीडियो में मैं आपका कंप्लीट करवा दूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, एक कागज की मोटाई 0.0624 मीटर है, मापन में सार्थक अंक होंगे। अब देखिएगा सार्थक अंक पूछे गए, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 3 सार्थक अंक यहाँ पे हैं, ठीक है। अब रूल क्या अप्लाई हुआ है, देखिए इसके लिए रूल मैंने आपको बताया हुआ है, रूल नंबर 4। क्या मैंने आपको बताया हुआ था, यदि दशमलव बिंदु के पूर्व अशून्य अंक नहीं है, तो देखिएगा दशमलव बिंदु के पूर्व यहाँ तो अशून्य अंक नहीं है, यहाँ तो शून्य है। अशून्य अंक से मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इससे होता है, लेकिन यहाँ तो शून्य है। तो देखिएगा यदि दशमलव बिंदु के पूर्व अशून्य अंक नहीं है तो दशमलव के तुरंत बाद के शून्य अंकों को छोड़कर सभी अंक सार्थक अंक होते हैं। तो केवल 6 2 4 ये तीनों अंक सार्थक अंक होंगे और ये दोनों 0 हम नहीं काउंट करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में टोटल मैंने आप लोगों को 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आया है। और अभी भी ये चैप्टर आपका कंप्लीटली फिनिश नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में
नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर मैं आप लोगों का कंप्लीटली फिनिश करवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि चैप्टर लेंथी था। थ्योरी पार्ट मैंने आपको पढ़ाया, सभी रूल्स बताए और एक एक क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको कहा ना कि 40 से ज़्यादा क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा और जो करवाऊंगा वहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आज मैंने आपको जितना पढ़ाया है आज के आज आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।